शाज़म ने जो ही नरमीन के बाजू पर अपने लब रखे, नरमीन खौफ से लरज़ उठी। शाज़म भाई, मुझे तलाक दे दे। नरमीन के जुमले पर शाज़म झटके से पीछे हुआ। सारा खुमार एक लम्हे में गायब हुआ। जानती हो क्या बकवास कर रही हो? शाज़म घुराया। 2 दिन पहले उसकी शादी नरमीन की कज़न के साथ तय थी, पर अचानक कज़न के इनकार पर नरमीन का निकाह शाज़म से कर दिया गया। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मामा बाबा के प्रेशर में निकाह किया था, पर मैं अली के बगैर मर जाऊंगी। नरमीन के इजहार पर शाज़म ने गुस्से से नरमीन का जबड़ा दबोचा। तुमने मुझे बेगैरत समझा है। मैं आज तुम पर अपना और तुम्हारा रिश्ता वाज़िया कर दूंगा। नरमीन, शाहिदा बेगम नरमीन के कमरे में आती उसे पुकार गईं। जी मामा। नरमीन ने फौरन आंसू साफ करते लहजे को नॉर्मल किया था। तुम्हारी तैयारी हो गई क्या? ड्रेस वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक कर लो। अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अगर कोई चेंजिंग वगैरह करवानी है तो अभी से करवा लो, वरना फिर बाद में टाइम नहीं बचेगा। वो इसकी अलमारी में लगे इसके कपड़ों को चेक करती हुई बोल रही थी। मामा, वही तो मैं कह रही हूँ कि वक्त बिल्कुल नहीं बचा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। नरमीन ऐसा सिर्फ सोच सकी थी, कुछ कहने की हिम्मत उसे ना हुई थी। नरमीन, कहाँ खो गई हो? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। शाहिदा बेगम उसे ख्यालों में खोए देख कर पूछा। जी मामा, मैं सुन रही हूँ। सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं बदलवाना मुझे। नरमीन ने कहा था। उसका दिल तो चाह रहा था उनसे कहती कि मुझे अपना दुल्हा बदलवाना है, मगर अफसोस कि इसमें यह कहने की बिल्कुल हिम्मत न थी। सही है, चेक कर लेना एक मर्तबा। और तुमने ये क्या रूटीन पकड़ी हुई है? जब से शादी की तारीख तय हुई है तब से तुमने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया है। बाहर घर मेहमानों से भरा पड़ा है। बजाय बाहर निकलकर मेहमानों के साथ उठने बैठने और हंसी मजाक के, तुम हर वक्त यहाँ पड़ी रहती हो। शादी का ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी के मुंह ही न लगो। बाहर सब क्या सोच रहे होंगे? सभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। वैसे भी इन दिनों दुल्हनों को बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना चाहिए, साया हो जाता है। चलो शाबाश, अब जल्दी से उठो, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो और बाहर आ जाओ। शाहिदा बेगम ने बाहर बेतरतीबी से पड़ा हुआ उसका सामान उठाकर अलमारी में रखते हुए लॉक लगाया और उससे कहा था, मामा अभी नहीं प्लीज, अभी मेरे सर में बहुत दर्द है। प्लीज, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वैसे भी शाम में ढोलकी की रस्म है तो मैं सबके साथ ही होंगी। बस अभी के लिए मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दें। नरमीन ने इल्तिजाइया नजरों से शाहिदा बेगम को देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारे सर में क्यों दर्द है? कहीं बुखार वगैरह तो नहीं? सर में दर्द वैसे ही होगा, शायद घर में हंगामा बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से। अभी आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नरमीन ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसे वैसे आराम नहीं करना। मैं चाय के साथ टैबलेट भिजवाती हूँ, वो खाकर लेट जाना। शादी सर पर है, तुम्हारा खास दिन है, फंक्शन तुम्हारे होंगे। इन दिनों तुम्हें सबसे ज्यादा फ्रेश रहना है और फ्रेश नजर आना है। तुम ही बीमार होकर बैठ जाओगी तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं भिजवाती हूँ चाय। शाहिदा बेगम इतना कहती उसके कमरे से जा चुकी थी। नरमीन इनके जाते ही फौरन बेड से उतरी थी और जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी थी। इसके बाद उसने हेडफोन लगाकर एक दुखिया गाना लगाया था और कंबल में मुंह छुपाकर रोने में मसरूफ हो गई, क्योंकि रोने के सिवा और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो एक पढ़े लिखे खानदान से थी, मगर फिर भी इनका खानदान काफी कंजर्वेटिव था। बहुत से ऐसे मामलात थे जिनमें काफी सख्ती बरती जाती थी और इनमें से एक पसंद की शादी भी था। कमाल साहब और शाहिदा बेगम की शादी भी खालिसतन अरेंज मैरिज थी और इसके बाद इनकी 3 औलादों में से भी 2 औलादों की शादियां भी उन्होंने अरेंज ही करवाई थी। नरमीन के भाई मोइस की शादी दादी जान की दोस्त की बेटी तानिया से हुई थी, जबकि नरमीन की बड़ी बहन मेहरू की शादी खाला के बेटे अरशमान से हुई थी। पीछे रह गई नरमीन, तो अब उसकी शादी भी उसके पुप्पो के बेटे के साथ होने जा रही थी। सब लोग बहुत खुश थे, मगर जिसे खुश होना चाहिए था वो जरा भी खुश नहीं थी। नरमीन आफाक से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी फेलो अली से मोहब्बत करती थी, मगर घर वालों ने इस कदर जल्दी मचाई थी कि नरमीन कभी घर वालों को अली के बारे में बता ही न सकी। मंगनी हो जाने के बाद भी उसने कई मर्तबा कोशिश की थी कि वो अली के बारे में किसी को बताए, मगर फिर शाहिदा बेगम समेत मोइस और कमाल साहब के सख्त रवैये की वजह से वो कभी बात ही नहीं कर पाई थी। वो अपनी तरफ से अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा करके उनके पास जाती थी, मगर उनको देखते ही उसकी सारी हिम्मत खत्म हो जाती थी और सारा एतमाद हवा हो जाता था।
वो हमेशा यूं ही नाकाम लौट आती थी, मगर जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आते जा रहे थे वैसे वैसे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप और अलग थलग हो गई थी और इन सारी रौनकों से वहशत हो रही थी, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहने लगी थी। वो तन्हाई का शिकार होती सख्त रो देती थी और इस वक्त भी वो यही शुगल पूरा कर रही थी। ठक 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 दरवाजा बजाने की जैसी ही आवाज उसके कानों में पड़ी थी, मगर वो यूं ही पड़ी रही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखने तक की कोशिश न की थी। दरवाजा बजाए जाने वाला खुद ही थक हार कर वापस चला गया था। अरे अरे, ये शबनम क्या कर रही है? ये चाय और टैबलेट तो मैंने नरमीन के लिए भेजी थी ना। मैंने तुम्हें कितनी देर से भेजा हुआ है और तुम हो कि अभी तक यहाँ ही घूम रही हो। सारी चाय ठंडी कर दी। मुझे ये बताओ कि तुम इसको लेकर क्यों नहीं गई? शाहिदा बेगम ने शबनम को ट्रे उठाए लॉन्च में दूसरी मुलाजमा के पास खड़े देखा तो फौरन से उसके पास आती उससे बास पुरस करने लगी थी। बेगम साहिबा, मैं ऊपर से होकर आ रही हूँ। नरमीन बीबी दरवाजा ही नहीं खोल रही। मैंने इतनी मर्तबा दरवाजा बजाया मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस आ गई। मैं समझी कि शायद वो सो रही हैं, इसलिए मैंने तंग करना मुनासिब नहीं समझा। शबनम ने बताया था। उफ, एक तो ये लड़की भी मेरे लिए बिल्कुल छोटी बच्ची बन गई है। दुल्हन बनने वाली है मगर मज्जाल है जो इसमें जरा भी अकल हो। अब मैं अकेली जान भला क्या क्या करूं? इन बाप बेटियों के नखरे उठाऊं या मेहमानों को संभालूं? इसकी बहन को हफ्ता पहले आने का बोला था मगर अभी तक उसके आने का दूर दूर तक कोई इम्तिहान नहीं। न जाने मुझे परेशान करके आखिर इन्हें मिल क्या जाता है। अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ उसे किचन में देखो, कोई और पीता हो, इसे थमा दो। मेरी औलाद को तो रिस्क की कोई कदर ही नहीं। शाहिदा बेगम सख्त झुंझलाई हुई बोली थी। इनके दूर के रिश्तेदार शादी से 4 दिन पहले ही पहुंच चुके थे मगर 2 ही दिन में शाहिदा बेगम इन सब से आजिज आ गई थी। मेहमानों के बच्चे जो तादाद में भी दर्जन भर थे पूरे घर में उधम मचाए रखते थे, मगर मजाल है कि जो इनकी माएँ इनको जरा सा भी डांटती या इनको रोकती। शाहिदा बेगम इनका उधम देखकर सख्त परेशान होती थी। ऊपर से तानिया का भी 7वां महीना चल रहा था, वो उससे भी कुछ न कह सकती थी। ऊपर से नरमीन का रवैया उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। वो बस अब दुआ कर रही थी कि नरमीन जल्द अज जल्द शादी करके खैर और खैरियत से अपने घर की हो जाए। इस मकसद के लिए वो बाकायदा दुआएं करती थी, मगर फिर भी न जाने क्यों उनका दिल बेचैन था। वो अजब से वसवसों का शिकार हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अली कैसे हो? नरमीन ने रोते रोते अली को कॉल मिला दी। कैसा हो सकता हूँ तुम्हारे बगैर? अली ने भी दुखी से लहजे में जवाब दिया था। अली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझसे ये शादी नहीं होगी। नरमीन कहते हुए इस वक्त बेबसी की इंतहा पर थी। नरमीन मेरी जान, तुम यूं ही परेशान हो रही हो, मुझे आने दो वहाँ। मैं मामा बाबा को लेकर आता हूँ, वो खुद तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेंगे। यार, मसला आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेरे वालिदैन तुम्हारे घर वालों को मना लेंगे। बस एक मर्तबा तुम मुझे अपने घर आने की इजाज़त दो। अली ने नरमीन को समझाते हुए आखिर में उससे इजाज़त चाही थी। नहीं नहीं अली, ऐसा सोचना भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नरमीन ने झट से इनकार किया था। अरे ऐसी भी क्या बात हुई, क्यों नहीं हो सकता भला? तुम फजूल में डर रही हो। माँ बाप के लिए अपनी औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और ये बात मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से समझा रहा हूँ, मगर तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही। ना तुम खुद अपने वालिदैन से बात कर रही हो और ना ही मुझे मेरे वालिदैन को लाने दे रही हो। मुझे कम से कम एक मर्तबा अपने पेरेंट्स से मिल तो लेने दो। अली ने कहा। नहीं अली, मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम मेरे बाप और भाई को नहीं जानते। अली, वो तुम्हें भी जान से मार देंगे और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी। मुझे अपनी परवाह नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती, नरमीन ने कहा था। कहते साथ उसकी आंखों में एक मर्तबा फिर से आंसू आ गए थे, जिन्हें उसने हाथ की पुछ से रगड़कर बेदर्दी से साफ किया था। तो फिर मेरे पास एक और तरकीब है, अगर तुम मानो तो। कुछ सोचकर अली ने कहा। तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? अली ने पूछा। ये कैसा सवाल है अली? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? क्या अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो आज अभी यूं बैठकर तुम्हारी याद में आंसू ना बहा रही होती, बल्कि अपनी शादी की खुशी में भंगड़े डाल रही होती? नरमीन ने जल कर कहा था। तो फिर मेरी बात मानोगी क्या? अली ने पूछा। कैसी बात? कौन सी बात? नरमीन ने पूछा। हम दोनों घर से भाग जाते हैं। मेरा मतलब है तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। मेरे घर वाले तुम्हें पहली ही नजर में कबूल कर लेंगे।
हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घर वालों को भी मना लेंगे। तुम उनकी बेटी हो, आखिर वो कब तक नाराज रहेंगे तुमसे। अली ने उसे अपने जहन में आई तरकीब से नवाजा था। नहीं अली नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम जानते हो बाबा और भाई की कितनी इज्जत है। मेरे इस कदम की वजह से उनकी बरसों की बनी बनाई इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। नरमीन ने झट से इनकार किया था। तो फिर क्या मेरे बगैर रह लोगी? अली ने पूछा। नरमीन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से ही अपने बहते हुए आंसुओं को पीने लगी थी। जैसे तुम्हारी मर्जी नरमीन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर अभी 2 दिन हैं। अगर कोई इरादा बन गया तो मुझे कॉल करके बता देना। मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। इसकी खामोशी महसूस करते अली को इसका जवाब मिल गया था। सो इसको मजीद मुश्किल में ना टालते हुए अली ने खुद ही कॉल काट दी थी और इसकी कैफियत महसूस कर सकता था, मगर फिर भी वो क्या करता। नरमीन ने उससे अपनी कसम देख के रोक रखा था कि ना तो वो खुद उसके घर आए, ना ही वो अपने वालिदैन को भेजे। नरमीन की दी हुई कसम के हाथों वो अब तक मजबूर होकर बैठा था, वगरना वो तो उसे पाने के लिए सारी दुनिया से ही लड़ जाता। लेकिन जो इसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी वो उससे ना लड़ सकता था। नरमीन ने कॉल कट होने के बाद मोबाइल एक तरफ रखा और सर घुटनों में दिए फिर से रोने लगी थी। सर दर्द का जो उसने बहाना बनाया था, सचमुच उसके सर में दर्द होने लगा। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली थीं। नमो, मेरी धी की आंखों का क्या किया है? वो फंक्शन के लिए तैयार होकर बाहर आई तो दादी जान उसकी सूजी हुई आंखें देखकर सबके सामने ही पूछने लगी थी, जिससे बहुत से लोग नरमीन की तरफ मुतवज्जा हो गए। कुछ नहीं दादी जान, वो मस्कारा अंदर चला गया था, इसलिए सूझ गई हैं। नरमीन ने बहाना बनाया। ऐसा नहीं है धी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तो काफी देर तक रोती रही है। दादी जान ने फिर से पूछा था। अरे अम्मा जान, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। अब आपको क्या बताऊं मैं, पिछले 3 दिन से इसने यही काम पकड़ा हुआ है। रो रो के खुद के सर में तो दर्द किया ही है, अब मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया है इसने। मैं कसम उठा कर कह रही हूँ अम्मा जी, अगर ये बास ना आई तो मैंने इसके दुल्हन होने का लिहाज करना है और ना ही मेहमानों की मौजूदगी का। सबके सामने छित्तर लगा देने हैं मैंने इसे। इससे पहले कि नरमीन कोई जवाब देती, शाहिदा बेगम उसके पास आकर बोली थी। एहे, ये क्या बात हुई? बजाय बच्ची से वजह पूछने के तो इस पर ही भड़क रही है। अरे ये दिन नाजुक होते हैं बच्चियों के लिए। वो अपना घर, माँ बाप, बहन भाइयों से दूर जा रही होती हैं, तो इनमें खुद ब खुद जज्बातियत पैदा हो जाती है, और तू ऊपर से बच्ची को डांट रही है। दादी जान ने शाहिदा बेगम की क्लास ले डाली। मैं तो थक गई हूँ वजह पूछ पूछ कर, अब आप ही पूछें क्या तकलीफ है इसको। शाहिदा बेगम ने कहा। निम्मो मेरी धी, तू छोड़ दफा कर अपनी माँ को। घर के झमेलों में इसका दिमाग खराब हो गया है। तो मुझे बता क्या परेशानी है तुझे, क्यों रो रही है? दादी जान निम्मो के साथ बैठती उसे अपने साथ लगाते हुए बोली थी। नरमीन का दिल चाहा था कि चीख चीख कर इन सब से कह दे कि वह शादी से खुश नहीं है, उसे ये शादी नहीं करनी, मगर जानती थी कि उसके बाद उसके साथ क्या होगा, इसलिए ना कह सकी। दादी जान, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे आप सबके साथ रहना है, आप सबके पास, आपकी मोहब्बतों को महसूस करना है, आपकी खिदमत करनी है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। नरमीन बोली। ऐसी बात नहीं करते मेरी धी, बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाएं उतना अच्छा होता है। और वैसे भी हम कौन सा तुझे कोई गैरों में प्यार रहे हैं। तेरा जब दिल चाहा करेगा आती जाती रहना। जहाँ तक रही बात खिदमत की, तो वहाँ जाकर उनकी खिदमत करना। हमें कभी भी शिकायत का मौका मत देना, इससे ज्यादा हमें तुम्हारी कोई खिदमत नहीं चाहिए। चलो अब मुस्कुरा दो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोते हुए न देखूं। दादी जान ने उसे समझाते हुए कहा था। नरमीन को न चाहते हुए भी चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट लानी पड़ी थी, जबकि इसके दिल का हाल बस वही जानती थी, या उसका रब जानता था। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। अगले रोज मेहंदी का फंक्शन भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया और फिर आखिरकार बारात का दिन आन पहुंचा था। अली इन 2 दिनों में पूरी तरह से इंतजार की सूली पर लटका हुआ था, मगर जानता था कि नरमीन कभी भी घर से भागने का कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि वो इतनी बहादुर नहीं थी। वो आतिशी सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और गजब ढा रही थी। हर एक की तारीफी नजरें उसकी जानिब उठ रही थीं। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी कि कोई भी उसकी तारीफ किए बिना ना रह सका। उसे यहाँ बैठे बैठे घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था, मगर अब तक बारात नहीं आई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था,
वैसे वैसे लोगों में चिमगोइयां होना शुरू हो गई थीं। वहीं कमाल साहब और बाकी सबकी परेशानी में भी इजाफा हो रहा था। कमाल साहब, नहीद आपा को कॉल तो करें, इनसे पूछे तो सही कि अब तक बारात क्यों नहीं आई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शाहिदा बेगम कमाल साहब के पास आकर कहने लगी, बेगम, मैं कब से आपा को फोन ट्राई कर रहा हूँ, मगर आपा फोन नहीं उठा रही। कमाल साहब ने कहा, तो किसी और के नंबर पर कॉल करें ना, उन्हें कहें जल्दी आए, अब तो मेहमान भी इंतजार कर करके थक चुके हैं। शाहिदा बेगम ने कहा। उनके कहने पर कमाल साहब ने भांजे का नंबर मिलाया था, मगर उनका नंबर बंद जा रहा था। कमाल साहब ने फिर बहनोई को कॉल की, मगर उन्होंने भी कॉल ना उठाई। या अल्लाह खैर हो, इनके घर से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। मैं शाजिम को भेजकर पता करवाता हूँ कि आखिर मामला क्या है। कमाल साहब ने फोन जेब में डालते हुए कहा था। फिर एक तरफ खड़े अपने बड़े भाई जमाल साहब और उनके इकलौते बेटे शाजिम के पास आए। क्या हुआ कमाल, कुछ पता चला कि बारात अब तक क्यों नहीं आई? तुम्हारा राब्ता हुआ किसी से कि तुम इतने परेशान क्यों हो? कमाल साहब को देखते जमाल साहब ने एक साथ ही सारे सवाल पूछ डाले थे। नहीं भाई साहब, कोई राब्ता नहीं हुआ, वो लोग फोन नहीं उठा रहे। मुझे तो डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा न हो गया हो, क्योंकि आपा कभी भी ऐसा नहीं करती, वो हर हाल में कॉल पिक करती हैं। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि शाजिम को भेज सकूं। शाजिम बच्चे, तुम जाकर देख आओ ना, आखिर मामला क्या है। कमाल साहब ने पहले अपने भाई से कहा और फिर शाजिम को मुखातिब किया था। चचा जान, आप फिक्र न करें, सब ठीक ही होगा, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं अभी देख कर आता हूँ और फिर आकर आपको बताता हूँ। शाजिम ने कमाल साहब के कंधे पे हाथ रखते उन्हें तसल्ली दी थी और फिर बाहर गेट की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि वो गेट से बाहर निकलता, नाहिद बेगम और खालिद साहब को दरवाजे से अंदर आते देख के वो ठटक कर रुका था, क्योंकि इन दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। नाहिद बेगम तो बाकायदा रो रही थी। उप्पो जान, आप बारात नहीं लाई क्या, और आप रो क्यों रही हैं? शाजिम ने उनके पास पहुंचते उनके हाथ थाम कर पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नाहिद बेगम ने नम आंखों से उसकी तरफ देखते अपनी गर्दन झुका ली थी। उनकी झुकी हुई गर्दन देखकर सब परेशानी में मुब्तला हो गए थे। आपा, क्या हुआ है? खुदा का वास्ता है, कुछ तो बताएं, आपकी ये खामोशी हमारा दिल दहला रही है। कमाल साहब ने नाहिद बेगम को देखते फौरन उन तक पहुंचे थे, मगर उनको मुसलसल चुप खड़े देखे वो आखिरकार चीख पड़े थे। नाहिद, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ हमें क्या हुआ है? कहाँ है आफाक? तुमने तो आज इस दहलीज पर बारात लानी है, कहाँ है तुम्हारी बारात? दादी जान ने भी आगे बढ़ते नाहिद बेगम से पूछा, जिस पर नाहिद बेगम अपनी झुकी हुई नजरें मजीद झुका गई थीं। आपा प्लीज कुछ तो कहें। शाहिदा बेगम भी वहां पहुंच गई थी और अब वो नाहिद बेगम से कहने लगी, मुझे माफ कर दो नाहिद, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी ये वक्त आएगा जब मुझे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, मगर मेरी बदकिस्मती देखो, आज वो वक्त आ गया है और मुझ पर यह वक्त मेरी अपनी औलाद की वजह से आया। मुझे माफ कर दे भाभी, मैं आज तो क्या कभी भी आपकी दहलीज पर बारात नहीं ला सकूंगी, मुझे माफ कर दें। नाहिद बेगम फौरन से शाहिदा बेगम के पैरों में गिरकर माफिया मांगने लगी थी। आपा, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज खुलकर बताएं, क्या हुआ है? आप बारात क्यों नहीं लाई? शाहिदा बेगम ने पूछा। कमाल, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। मुझे तो मेरी ही औलाद ने सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। नाहिद बेगम रोते हुए बोली थी। नाहिद, बताओ आखिर बात क्या है? इस मर्तबा दादी जान ने सख्ती से पूछा था। अम्मा, मेरा आफाक भाग गया है। नाहिद बेगम के अल्फाज पर वहां मौजूद सबको ही सांप सूंघ गया था। क्या मतलब है आपका? ये आप क्या कह रही हैं? कहाँ भाग गया आफाक और क्यों? कमाल साहब ने पूछा। अरे मुझे क्या पता था कि वो इतना नामुराद निकलेगा। सुबह सुबह मैं उसके कमरे में गई तो वहां से खत मिला जिस पर लिखा था कि उसे माफ कर दिया जाए। वो नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करता है और उसने पहले से ही उसके साथ निकाह कर रखा है। वो शादी से भागकर उसके साथ चला गया है। न जाने वो कौन चुड़ैल थी जिसने मेरे भोले भाले मासूम बेटे को फांस लिया। एक ही तो मेरा बेटा था, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। नाहिद बेगम कहते हुए एक मर्तबा फिर से बुरी तरह रो पड़ी थी। आपा, अगर उसने यही सब करना था तो मेरी बेटी की जिंदगी क्यों तबाह बर्बाद की? अब मेरी बेटी का क्या होगा जिसकी बारात आने से पहले ही लौट गई? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कमाल साहब इंतहाई दुख से कह रहे थे। वो जानते थे चाहे लड़का कितना ही बुरा क्यों ना हो, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, सभी उनकी बेटी पर उंगलियां उठाएंगे।
کہ اس میں کوئی بات تھی جو اس کی بارات آتے آتے لوٹ گئی۔ کمال، نہید، اماں جان، بھابھی ذرا سائڈ پر آئے، مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے، یہاں مہمان دیکھ رہے ہیں۔ جمال صاحب نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا اور پھر وہ سب آگے پیچھے اندر داخل ہوتے دادا جان کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ اماں جان، آپ نے تو سنا ہوگا نا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ بات سچ ہی ہے، اس لیے تو آج یہ وقت آیا ہے۔ میں شروع سے نرمین کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، مگر پھر آپا نے بات کر لی تو میں چپ ہو گیا، کیونکہ جیسے وہ آپا کے گھر تھی ویسے ہی میرے گھر میں بھی تھی۔ مگر اب جب یہ ساری صورتحال ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے ایک مرتبہ پھر سے موقع دیا ہے نرمین کو اپنی بہو بنانے کا، اس لیے میں ابھی سب کی موجودگی میں تم سے نرمین کا رشتہ مانگتا ہوں۔ میرا شازم تم سب کے سامنے ہے۔ جمال صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے نرمین کے رشتے کی بات کر دی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جمال بھائی؟ میرا مطلب ہے آپ پہلے شازم سے تو پوچھ لیں۔ کمال صاحب نے کہا، مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے، میرا بیٹا میرا مان ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا۔ کیوں شازم، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ جمال صاحب نے بہت فخر سے کہا، پھر وہیں کھڑے شازم سے بھی پوچھ لیا تاکہ سب لوگ خود ہی شازم کا جواب سن کے مطمئن ہو جائیں۔ جیسے آپ کی مرضی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی آپ سے کوئی اختلاف ہے، آپ جیسی مرضی چاہیں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ شازم نے سر جھکائے انتہائی تمیز سے جواب دیا تھا۔ سبھی اس کا جواب سن کے مطمئن ہو گئے تھے۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے میری عزت رکھ لی، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ورنہ تو شاید میں آج مر ہی جاتا۔ کمال صاحب نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اللہ نہ کرے کمال، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ بھائی ہی تو بھائیوں کے کام آتے ہیں، اللہ تمہیں لمبی عمر دے۔ شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کرو، میں کوئی غیر تو نہیں۔ جمال صاحب نے آگے بڑھتے کمال صاحب کو گلے سے لگا لیا تھا۔ چلو آؤ، شازم نکاح کی رسم ادا کر لیتے ہیں، پھر ہم گھر جا کر اپنی بیٹی کے بارات دھوم دھام سے لائیں گے۔ شاہدہ بھابھی، آپ جا کر ایک مرتبہ نرمین بیٹی سے بھی پوچھ لیں۔ جمال صاحب نے کہا، جی بھائی صاحب۔ شاہدہ بیگم نے کہا اور پھر سٹیج کی جانب بڑھ گئی تھیں، جہاں پر نرمین کی بڑی بہن مہرو بھی موجود تھی۔ شاہدہ بیگم نے ساری بات مہرو کے گوش گزار کی تھی اور پھر مہرو سے ہی کہا تھا کہ وہ اندر جا کر نرمین سے بات کرے۔ آپی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھے اندر کیوں لائی ہیں؟ نرمین نے اندر آ کر پوچھا تھا۔ نمو، دیکھو، تم یہاں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ جو بات میں تم سے کرنے جا رہی ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مہرو نے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھی تھی۔ آپی، ایسی بھی کیا بات ہے؟ آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نرمین نے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل وہ آفاق بھائی بھاگ گئے ہیں، مہرو نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ کیا مطلب بھاگ گئے ہیں؟ نرمین نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر سب گھر والوں کے پریشر میں آ کر انہیں اس شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی تھی، مگر رات میں ہی وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تم سے شادی نہیں کریں گے۔ مہرو نے پوری بات بتائی تھی۔ نرمین کی جیسے رکی ہوئی سانسیں اس خبر کو سن کے بحال ہو گئی تھی۔ دیکھو نرمین، تم پریشان مت ہونا اور نہ ہی تمہیں یہ بات دل پر لینے کی ضرورت ہے۔ تایا ابو نے بابا سے بات کی ہے، انہوں نے شازم کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، کچھ ہی دیر میں تمہارا شازم کے ساتھ نکاح ہے۔ ابھی نرمین نے مشکل سے ہی کھل کر سانس لی تھی کہ تبھی مہرو نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اسے اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے مہرو کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور شازم بھائی بالکل بھی نہیں۔ آپی پلیز، آپ بابا کو منع کر دیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ پلیز، شازم بھائی کو میں نے ہمیشہ ہی معیز بھائی کی تیسا سمجھا ہے، میں ان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نرمین نے جھٹ سے انکار کیا تھا۔ نرمین، بھائی سمجھنے اور بھائی ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شازم تمہارا سگا بھائی نہیں، تم دونوں کا نکاح جائز ہے، اس لیے انکار کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ باہر سب میں یہ بات ہو چکی ہے، تمہیں تو تایا ابو کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے بات سنبھال لی، ورنہ تو پپھو کا انکار سننے کے بعد ماما اور بابا دونوں ہی کی جان نکل گئی تھی۔ مہرو نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ آپی، جو بھی ہو مگر مجھے شازم بھائی سے شادی نہیں کرنی، آپ پلیز انہیں انکار کر دیں۔ پلیز، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اگر میری شادی کسی اور سے ہی کرنی ہے تو پھر اسی سے ہی کروا دیں۔ نرمین نے کہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نرمین؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ مہرو نے صدمے سے کہا تھا۔ ہاں، تو اس میں غلط کیا ہے آپی؟ کسی سے محبت کرنا گناہ تو نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں
और हमेशा करती रहूंगी। आपको मेरी शादी उससे करवानी ही होगी। नरमीन ने कहा था। ये क्या बकवास कर रही हो लड़की? तुम्हारे बाप भाई को पता चला तो तुम्हें छीड़ फाड़ कर रख देगा। तुम्हें शर्म नहीं आई मोहब्बत की पींगे पढ़ाते हुए? तुम्हें हमने इसलिए तो यूनिवर्सिटी नहीं भेजा था कि तुम वहां जाकर इस तरह के गुल खिलाती रहो। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारा निकाह है। चुपचाप निकाह के लिए हामी भर देना, वगरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहिदा बेगम अंदर आते नरमीन की कलाई दबोचते हुए बोली थी। वो इसकी सारी बातें सुन चुकी थी। मामा प्लीज आप बाबा और भाई से बात करें ना, उन्हें मेरे लिए मनाएं, नरमीन बोली थी। मगर शाहिदा बेगम ने उसकी किसी बात पर ध्यान न दिया। मेहरू उसे 5 मिनट बाद लेकर बाहर आ जाना। मैं अब इसके निकाह में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती। शाहिदा बेगम ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। नरमीन रोने लगी थी। मेहरू उसे अफसोस भरी नजरों से देख कर रह गई। वो सब कुछ जानते बूझते भी इस राह पर कैसे चल पड़ी थी। कुछ देर बाद वो नरमीन को लेकर बाहर स्टेज की जानिब आई थी। वो किसी जिंदा लाश की तरह उसके साथ खींची चली जा रही थी और फिर अगले ही 5 मिनट के अंदर अंदर कबूलो एजाब के सारे मरहले तय हो गए थे। और फिर शाहिदा बेगम ने किसी बारात का इंतजार न किया, बल्कि उसी वक्त रोती बिलखती नरमीन को शाजिम जमाल साहब और परवीन बेगम के साथ रुखसत कर दिया। शाजिम तो खुद को हवाओं में महसूस कर रहा था। वो बहुत खुश था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसको उसके बचपन की खामोश मोहब्बत यूं इतनी आसानी से मिल जाएगी। जी हाँ, शाजिम बचपन से ही नरमीन को चाहता आ रहा था, मगर उसने कभी भी ये बात किसी पर आश्कारा नहीं होने दी थी। बस वो चुपचाप अपने खुदा से उसे मांगता रहता था और उसके खुदा ने उससे नाउम्मीद नहीं लौटाया था, बल्कि उसकी की गई सारी रियासतों और सारी इबादतों का सिला उसे एक साथ दे दिया था। वो बार बार पीछे बैठी नरमीन को देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे परवीन बेगम अपने साथ लगाए बहला रही थी, मगर उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था। उसके रोने पर ही किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है, बल्कि सबने यही समझा कि वो अपनी हसास तबीयत के बायस इतना रो रही है। इसकी तबीयत शुरू से ही हसास थी और अक्सर वो यूं ही छोटी छोटी बातों पर मुसलसल रोने लगती थी। तभी सबने यही सोचा कि शायद वो घर वालों से दूर होने की बात को दिल पर ले गई है, इसीलिए रो रही है। 1 घंटे बाद सफर तमाम हो चुका था। परवीन बेगम मेहरू की मदद से उसे अंदर ले गई थी, जहां छोटी मोटी रस्मों के बाद उसे शाजिम के कमरे में पहुंचा दिया गया। मेहरू उसके साथ ही कमरे में आई थी। देखो नरमीन, तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज हो चुका है। इसका इस्तेकबाल खुशी खुशी करना और कभी भी अपने माजी को अपने मुस्तकबिल पर हावी मत होने देना। कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके अपने माजी को भूल जाना। शाजिम अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेहरू उसे समझाती कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी का आगाज कैसे करेगी। दरवाजे पर खटका हुआ तो वो बेड से उतरते ग्लास वॉल के करीब जाकर खड़ी हुई थी और खुद को बाहर के मंजर में मसरूफ जाहिर करने लगी। शाजिम अंदर दाखिल हुआ तो बेड को खाली देख के परेशान हुआ था, मगर फिर उसकी नजरें बेड से होती ग्लास वॉल के करीब खड़ी नरमीन पर पड़ी तो इसके लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में डल गए थे। वो धीमे धीमे कदम लेता उसके करीब आया था। उसने गला खनकारते नरमीन को मुतवज्जा करना चाहा, मगर उसी लम्हे उसकी पॉकेट में पड़ा उसका मोबाइल बज उठा। एक्सक्यूज मी। मोबाइल पर नंबर देखते वो नरमीन को एक्सक्यूज करता ग्लास वॉल धकेलते बाहर बालकोनी में चला गया। कॉल हेडक्वार्टर की तरफ से थी। वो एक आर्मी ऑफिसर था। यस सर, उसने कहा। मेजर शाजिम आपकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आपको आज रात ही क्वार्टर में पहुंचना होगा, आगे से कहा गया था। यस सर, मैं पहुंच जाऊंगा। शाजिम ने लम्हे की देर किए बिना कहा था। उसके लिए सबसे बढ़कर अपना फर्ज था। वो कॉल काट कर अंदर आया तो देखा कि नरमीन बेड के किनारे पर बैठी हुई थी और उसे यूं ही छोड़े अलमारी से अपना सफरी बैग निकालता उसमें अपने कपड़े डालने लगा था। इस दौरान वो मुसलसल यही सोचता रहा था कि वो नरमीन को अपने जाने के बारे में कैसे बताए। वो जानता था कि वो एक रात की दुल्हन को छोड़कर जाकर गलती कर रहा था, मगर वो भी अब क्या करता। इसके खुद के अरमानों का भी तो खून हो रहा था, लेकिन वो मतलब परस्त नहीं था। अपनी खुशियों के लिए वो अपने मुल्क के दिफा को किसी तौर पर दाव पर नहीं लगा सकता था। अपना यूनिफॉर्म लेते वो वॉशरूम चला गया। जब तैयार होकर वापस आया तो इस वक्त भी नरमीन उसी पोजीशन में बैठी हुई थी और वैसे ही अपने हाथों की हथेलियों को खुरच रही थी। वो शीशे की जानिब आया और अपने बाल बनाने लगा, मगर इस दौरान उसकी नजरें नरमीन पर ही थीं।
जो इसे किसी गहरे ख्यालों में खोई हुई दिखाई दे रही थी। वो बुर्श रखता एक एक कदम चलते हुए उसके करीब आया था। देखो नरमीन, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसे इतनी जल्दी कबूल कर लेना तुम्हारे लिए मुश्किल है। मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत को समझ सकता हूँ, मगर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुमसे निकाह किसी हमदर्दी के तहत नहीं किया, बल्कि मैंने अपने पूरे दिल से तुम्हें कबूल किया है। तुम्हें बताना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर इस वक्त बहुत कम है। फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर तुमसे बहुत सी बातें करना चाहूँगा। फिल वक्त मेरा बुलावा आ गया है, मुझे जाना होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ आराम और सुकून से रह सकती हो। मेरी वापसी अब 2 महीने बाद ही होगी। बस अभी इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम मुझे दरवाजे तक रुखसत करने आ जाओ। शाजिम ने कहते हुए नरमीन की गोद में रखा, उसका बेजान हाथ अपने हाथ में लिया था। नरमीन बुरी तरह से कांप उठी थी। उसने बेसाख्ता नजरें उठाकर शाजिम की तरफ देखा था, जो फौज की वर्दी में इंतहाई खूबरू दिखाई दे रहा था और उसे ही देख रहा था। नरमीन ने घबराकर फौरन से नजरें झुका ली थी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और मेरे लिए दुआ करना, शाजिम ने कहा, और फिर अपने होंठ नरमीन के हाथ की पुश्त पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर सबत करते वो उठ खड़ा हुआ था और बिना रुके अपना सफरी बैग उठाते हुए कमरे से निकल गया था। शाजिम बेटे, ये सब क्या है? तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जमाल साहब ने उसे वर्दी में मलबूस देखकर उसकी नजर उतारते हुए उससे पूछा था। बाबा, मेरे जाने के ऑर्डर आ गए हैं, छुट्टी मनसूख हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। शाजिम ने एक सच्चे मुहिब्बुल वतन का फर्ज निभाते हुए कहा था। अच्छा बेटा, खैर से जाओ, मेरा रब तुमको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जमाल साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। मामा कहाँ हैं? मैं उनसे भी मिल लूँ? शाजिम ने पूछा। वो कमरे में ही हैं, तुम मिल लो, जमाल साहब ने जवाब दिया। शाजिम इस बात में सर हिलाते बैग वहीं छोड़ते परवीन बेगम के कमरे की तरफ गया। मामा, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाजिम परवीन बेगम के गले लगते हुए बोला। मगर बेटा, आज की रात तो रुक जाते, नरमीन क्या सोचेगी? परवीन बेगम ने उसके माथे पर बोसा देते हुए पूछा। मामा फिक्र न करें, उससे मैंने बता दिया है, उसके गिले शिकवे मैं वापस आकर सारे एक साथ दूर कर दूंगा। शाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा था और फिर वो दोनों बाहर आए थे। फिर जमाल साहब और परवीन बेगम ने उसे रुखसत किया था। अपनी जीप में बैठते खुद पर नजरों का इर्तिकाज महसूस करते शाजिम की नजरें बेसाख्ता ही अपने कमरे की बालकोनी की तरफ उठी थीं, जहां वो अपने होशरुबा सरापे के साथ खड़ी उसे ही देख रही थी। शाजिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। चलो, वो उसे रुखसत करने तो ना आई, मगर उसे रुखसत होते देख तो रही थी। शाजिम ने जीप स्टार्ट की और फिर तेजी से बाहर निकाल कर ले गया। नरमीन उसके जाते ही ग्लास वॉल से पीछे हो गई थी और फिर चेंज करने के बाद आकर सोफे पर बैठ गई थी और कमरे का जायजा लेने लगी थी। वो पहले ही कई मर्तबा यहाँ आ चुकी थी, मगर इस वक्त वो किसी और रुतबे और किसी और हैसियत से यहाँ मौजूद थी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे शेल्फ पर किताबें रखी हुई दिखाई दी। वो उठी और उनमें से तलाश करके एक किताब उठा कर ले आई और उसे पढ़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो उठ खड़ी हुई थी। दरवाज़ा लॉक नहीं था, इसलिए परवीन बेगम खोलकर अंदर आ गए। तुम अभी तक जाग रही हो? मैं समझी शायद सो गई होगी। परवीन बेगम उसके साथ ही सोफे पर बैठ गई और उससे पूछने लगी। ताई अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। नरमी ने धीमे से लहजे में कहा। क्यों बेटा, नींद क्यों नहीं आ रही मेरी बेटी को? परवीन बेगम ने प्यार से पूछा था। वो मुझे डर लग रहा है, नरमीन ने लब चबाते हुए कहा था। परवीन बेगम उसकी बात सुनते मुस्कुरा दी थी। अभी शाहिदा और मेहरू ने उन्हें फोन करके यही बताया था कि वो अकेले नहीं सोती। अपने घर में भी वो रात को बुआ को अपने कमरे में ही सुलाती थी, तभी वो उसे देखने उसके कमरे में चली आई थी। ओहो, अब क्या होगा? अब तो शाजिम भी चला गया है। परवीन बेगम ने मुस्नुई नाराजगी से कहा था। ताई अम्मी, आप मेरे पास सो जाए ना रात में प्लीज, नरमीन ने परवीन बेगम का हाथ पकड़ते हुए कहा था। जवाबन परवीन बेगम मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गई थी और फिर हर रोज वो परवीन बेगम को अपने कमरे में रोक लेती थी। दिन गुजरते गए। शाजिम को गए 1 महीना 20 दिन हो गए थे। इस दौरान सिर्फ 2 से 3 मरतबा उसकी कॉल आई थी। वो नरमीन से भी बात करना चाहता था, मगर नरमीन ने उससे बात न की थी। इस रोज भी जमाल साहब यूं ही शाम के वक्त लॉन में टहल रहे थे, जब अचानक ही उनका शाजिम को फोन करने को दिल किया तो उन्होंने फोन निकालते उससे कॉल मिला दी। वैसे तो इसका नंबर कम ही मिलता था, मगर अभी उसका नंबर लग गया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे हैं आप? थोड़ी देर बाद शाजिम की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उन्हें अपनी रूह तक सुकून उतरता महसूस हुआ था।
میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، برخودار یہ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ جمال صاحب مصنوعی ناراضگی سے بولے، کیا ہوا بابا جان، کیا کیا ہے میں نے؟ شاذم نے پوچھا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا کیا؟ ارے تم خود تو چلے گئے اور یہاں تمہاری بیگم نے میری بیگم پر قبضہ کر لیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، تم جلد از جلد واپس آؤ، مجھے میری بیگم واپس چاہیے۔ جمال صاحب ضدی انداز میں بولے تھے۔ میں کچھ سمجھا نہیں بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاذم نے پوچھا تو جمال صاحب نے اسے ہنستے ہنستے ساری کہانی کہہ سنائی، جس کے آخر میں دونوں باپ بیٹا مل کر ہنسنے لگے تھے۔ اچھا بابا فکر نہ کریں، جہاں اتنا برداشت کیا ہے وہاں 10 دن اور کر لیں، اس کے بعد میں آ جاؤں گا اپنی بیگم کے پاس، شاذم نے کہا تھا۔ اور پھر دونوں باپ بیٹا کچھ دیر ملکی حالات پر باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ 10 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس سے نرمین بچتی پھر رہی تھی۔ شاذم صبح سویرے ہی آ گیا تھا۔ پورا دن تو وہ اس سے بچتی پھرتی رہی، مگر پھر رات کو فرار ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ جب شاذم کمرے میں آیا اس نے نرمین کی کلائی تھام لی۔ تمہیں تو بہت وقت دیا تھا، پھر پوچھ سکتا ہوں کہ یہ گریز کیوں ہے؟ اب تک تو تمہیں اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ 2 مہینے بہت ہوتے ہیں انسان کو سٹیبل ہونے کے لیے۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی چوڑیاں اتارتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ نرمین نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ یوں ہی کانپ رہی تھی۔ شاذم نے اس کی چوڑیاں اتارنے کے بعد اس کے کانوں میں پہنے کے آویزے بھی اتارے اور پھر انتہائی اسے اپنی طرف موڑتے اس کو جی بھر کر دیکھا تھا۔ اس کا صاف شفاف چہرہ بھی اسے بہکا رہا تھا۔ اس کو کانپتے دیکھ کر شاذم کی آنکھوں میں ایک دم سے خمار اترا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے کندھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ نرمین کی برداشت یہیں تک تھی، وہ ایک لمحے میں اس سے دور ہوئی تھی۔ شاذم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شاذم بھائی مجھے طلاق دے دے۔ شاذم جو نرمین کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی بات سننے کے بعد ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ سارا خمار ایک جھٹکے سے اترا تھا اور خمار کی جگہ شدید غصے نے لے لی تھی۔ ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ شاذم ایک دم غرایا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، آپ کے ساتھ نکاح میں نے گھر والوں کے پریشر میں آ کر کیا تھا، مگر سچ تو ہے کہ میں علی کے بغیر مر جاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ نرمین نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا اور علی کی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ تم نے مجھے اتنا بغیرت سمجھا ہوا ہے، تمہیں تو میں بتاتا ہوں، آج تک میں تمہیں بچی سمجھ رہا تھا، مگر تم نرمی کے لائق ہی نہیں ہو۔ میں آج ہی تم پر اپنا اور ہمارا رشتہ واضح کر دوں گا تاکہ تمہارے دماغ میں یہ جو کسی بھی دوسرے تیسرے کا خیال ہے وہ نکل جائے۔ اتنا کہتے ہی شاذم نے نرمین کو بیڈ پر دھکیلا تھا اور اس پر قابض ہوا تھا، مگر پھر جیسے ہی اس نے نرمین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ پگھل گیا اور اس سے دور ہو گیا۔ دیکھو نرمین، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اتنا بغیرت ہوں کہ تم میرے سامنے رہتے ہوئے کسی اور کو یاد کرتی رہو یا کسی اور کے خیالوں میں رہو اور میں چپ چاپ برداشت کرتا رہوں۔ صبح پیکنگ کر لینا، تمہیں چچا کی طرف چھوڑ آؤں گا، پھر جب تم اسے بھولنے اور مجھے دل سے قبول کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مجھے بتا دینا، میں آ کر تمہیں لے آؤں گا۔ شاذم نے اس سے رخ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نرمین کسی اور میں اس حد تک انوالو ہو سکتی تھی۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، نرمین نے روتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ شاذم کو خفا کر کے گھر گئی تو شاہدہ بیگم اس کی جان لینے میں لمحے کی تاخیر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھی جو بیٹیوں کی بیجا حمایت کر کے ان کا گھر برباد کرنے کے دہانے پر لے آتی ہیں۔ تو میں ایسے تمہیں یہاں بھی نہیں رکھ سکتا نرمین، سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ اتنا کہتے ہی شاذم باہر چلا گیا تھا۔ نرمین رونے میں مشغول ہو گئی، شاید یہ اس کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ زیادہ دن نہ صحیح وہ کچھ دنوں کے لیے تو میکے جا ہی سکتی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی کہ تبھی اس کی نظر نیلے کور والی ڈائری پر پڑی جو اسے چند دن پہلے ملی تھی، مگر اس نے بعد میں پڑھنے کا سوچ کر رکھ دی تھی اور پھر وہ اسے بھول ہی گئی تھی۔ ابھی اسے ڈائری دکھائی دی تو وہ اسے اٹھاتی کھول گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ ڈائری پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیلتی ہی جا رہی تھیں۔ اس نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ شاذم اسے اتنی محبت کرتا ہوگا۔ اسے شاذم کی محبت کے آگے اپنی اور علی کی محبت معمولی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کو بے ساختہ اپنی قسمت پر رشک آیا تھا کہ کوئی اس کو اس قدر چاہنے والا ہے۔ اس نے اپنے نکالے گئے کپڑے واپس رکھے اور پھر ایک خوبصورت لباس لے کر تیار ہونے چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو شاذم کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے تیار دیکھ کر شاذم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کے یوں دیکھنے پر نرمین اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ شاذم دھیرے سے مسکراتا اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نرمین نے بھی اس کے ہاتھ پر مضبوطی جماتے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔